ऑल पूसा जितने अपन ने पढ़े हैं, पूसा स्वर्णिम, पूसा स्नोबॉल, पूसा सदाबहार, तो इनको याद रखना। और आप कौन कौन से डिजीज के लिए होते हैं, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन विच आर वेरी ऑफन आस्क्ड इन एटलीस्ट इन द पीएमटी एग्जाम्स। एंड फिर सीबीएसई कौन सा छोड़ देगा, दोनों एग्जाम तो सीबीएसई कंडक्ट कराती है। ठीक है, मुझे तो याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो किताब से पढ़ लूंगा। प्लीज रिमेम्बर लर्न दिस नेम्स जितने भी हैं, 5-6 और नाम आएंगे आगे, है ना। Now next है conventional breeding is often constrained by availability of limited number of disease resistant genes that are present and identified in the various crop diseases or wild relatives. ठीक है, हो सकता है किसी प्लांट का एक भी आपको रिलेटिव ऐसा नहीं मिला जो कि वाइल्ड, जो कि रेजिस्टेंट हो, तो क्या करोगे आप? फिर अपने फसल को ऐसे बर्बाद होने के लिए छोड़ दोगे क्या? हमने इतना पैसा लगाया होता है, अपनी मेहनत लगाई होती है। फार्मर, जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि वो फार्मर्स के लिए खेती करना एक जुआ है ना। कोई इंडस्ट्री वाला ऐसे मतलब बिजनेस नहीं करता है कि भाई वो इतना कुछ बनाया और उसके बाद चले नहीं उसका। कोई कार बनाने वाली कंपनी जो है, कार बनाया और उसकी कारें नहीं चले, तो वो मॉडिफाई कर लेगा उसको, कुछ और करने लग जाएगा, है ना। वो मॉडल चेंज कर लेगा। लेकिन फार्मर के पास में इतना ऑप्शन नहीं है, और इंडस्ट्री को लोन देने वाले 50 एजेंसीज मिल जाएगी, और उसको गारंटी देने वाली सरकारें मिल जाएगी। और नहीं होगा तो वो मतलब देर आर एजेंसी जो जिसके ऊपर जाके को कह सकते हैं कि भाई मैं तो इस बिजनेस को नहीं चला सकता, आपको जो करना है कर लीजिए, तो सरकार उसका लोन माफ कर देगी और सब कुछ। फार्मर के साथ ये सब नहीं है, कोई चिंता नहीं करता फार्मर की। नहीं पैदा हो रही है तब भी तूने पैसा लिया हो तो देना ही पड़ेगा, है ना। बारिश हो गई, ओले पड़ गए, जोर की हवा चल गई, कहीं बारिश हुई ही नहीं, कहीं फसल टिड्डियां आ गई खा गई, गवर्नमेंट कहती है इंश्योरेंस करा लो। इंश्योरेंस कंपनी आती है और 2 रुपए 5 रुपए का चेक देके चली जाती है। सुने हैं ना आपने ऐसे? इंश्योरेंस कंपनी 2 रुपए 80 पैसे का चेक देके गई थी, वो सारे के सारे फार्मर्स के एक गाँव में। 2 रुपए 80 पैसे का चेक, वो चेक लेकर के वो जाएगा बैंक में, वो उसको जाने में उससे ज्यादा पैसा खर्च लग जाएगा। सो दीज ऑल आर हाइड। गवर्नमेंट जो होती है ना, वो सारी सब अपने यहाँ कंट्री में अपनी जेब के लिए काम करते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट एनीवे। तो अब अगर कोई प्लांट के लिए वैरायटी ऐसी है ही नहीं जिसको डिजीज रेजिस्टेंट मिल रहा हो, अपने को वाइल्ड वैरायटी मिल रही हो, तो क्या करेंगे? तो इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आई सेड कि कन्वेंशनल, जब हमने कहा था कि मतलब जर्म प्लाज्म कलेक्शन करना है, क्यों करना है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, तब मैंने आपसे कहा था कि हम अपनी मर्जी का डिजायर करेक्टर नहीं ला सकते किसी प्लांट के अंदर। मैं चाहूं कि भाई मेरे गेहूं चावल का साइज जो है वो इतना नहीं हो के इतना हो जाए, तो मैं थोड़ी कर सकता हूँ। आई विल हैव टू लुक फॉर सच वेराइटी इन वर्ल्ड ओवर। कहीं ना कोई वेराइटी ऐसी हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ बासमती चावल होते हैं जो पकने के बाद में इतने बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसी कोई वैरायटी लेकर के मैं उसको दूसरी वैरायटी से क्रॉस कर सकता हूँ। आई कैन गेट सम अदर करेक्ट ऑफ सम अदर टाइप ऑफ राइस। बट अगर है ही नहीं तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक मेथड देखा, इसको कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो उस पे हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है नाउ? ओके, तो inducing mutation in plant through diverse means that and then screen the plant material for resistance sometimes lead to the desirable gene being identified। ये तो बिल्कुल मतलब सट्टा ही है एक तरीके से। आपको क्या करना है, कुछ कुछ कई सारे सीड्स लेने हैं और उनको जो है डिफरेंट डोजेस ऑफ एक्सरेज, गामा रेज या किसी अदर टाइप के रेडिएशन म्यूटेजेंस डालना है उसके ऊपर। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपने जो है एक एक डिब्बा भर करके जो है गेहूं के सीड ले लिए, एंड यू आर जस्ट प्लेस्ड इट अंडर एक्सरे फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डोज। नाउ प्लास्टिक से एक्सरे बड़ी आसानी से पास हो जाता है, तो डोंट वरी। तो प्लास्टिक के डब्बे में रखे हैं आपने, और उसको आपने जो है वहां पर रख दिया है, एक्सरे उस पर मारा है, एक्सरे ने जो है उन सीड्स में से किसी न किसी को म्यूटेंट कर दिया होगा। अब म्यूटेशन अलग अलग चीजों के लिए हो सकता है।
हो सकता है उससे उसकी रूट्स कुछ अलग टाइप की हो गई, हो सकता है उसका लीफ खराब हो गया, हो सकता है कुछ भी नहीं हुआ, जरूरी थोड़ी है हर एक्सरे से किसी को नुकसान ही हो जाता है। हमारे पे नहीं होते हैं क्या? आई बीइंग नोटोरियस, मेरे तो सारे हाथ पैर सब टूटे हुए हैं, सबके एक्सरे हुए हुए हैं। और उसके अलावा भी हम जितनी भी बार एयरपोर्ट में जाते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, कई बार हमको एक्सरे में से निकलना होता है। उनको देखना होता है कि कहीं हम सोना चांदी निगल कर तो नहीं आए, कहीं बंदूक बंदूक दबा के तो नहीं आए। तो वो एवरी टाइम वे पासिस फ्रॉम दैट, तो वो एक्सरे हमारी इमेज ले लेता है और उनको पता पड़ता है कि हमने कहीं पे कुछ दबा तो नहीं रखा है, कुछ हार्मफुल चीजें लेके तो नहीं आए। तो एक्सरे, लेकिन एवरी एक्सरे इज नॉट कॉजिंग म्यूटेशन, एवरी एक्सरे इज नॉट कॉजिंग सम डिजीज ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या है, म्यूटेशन ब्रीडिंग के अंदर हम इंड्यूस करेंगे उसको, इंड्यूस म्यूटेशन इन द प्लांट थ्रू डाइवर्स मीन्स। अब डाइवर्स मीन क्या हो सकता है? मे बी एक्सरेज, मे बी गामा रेज, मे बी सम अदर टाइप ऑफ रेडिएशन, और treatment through some chemicals, and then screening the plant material for resistance sometime lead to the desirable gene being identified. आपने 10,000 बीज ली और आपने उनको एक्सरे से या किसी भी चीज से एक्सपोज किया, मे बी दैट यू केप्ट अ सर्टेन टाइप ऑफ रेडिएक्टिव सब्सटेंस इन बिटवीन, उनके रेडिएशंस निकलते गए, उनको प्लांट्स को अफेक्ट, सीड्स को अफेक्ट करते गए। अब इन प्लांट्स को लीजिए और अपना एक जो आपका जो एक सर्टेन फील्ड है, चोजन फील्ड, उसके अंदर ग्रो करिए एंड ट्राई टू सी दैट व्हाट आर द रिजल्ट इन देयर सीड्स। वो सीड्स आएंगे, उनको ग्रो करके देखें कि उनका रिजल्ट क्या है। It may be possible that some of the plant, one in 1 million or one in 50,000 or one in 10,000, कोई एक प्लांट ऐसा आपको मिल सकता है जिसके अंदर डिजायरेबल करेक्टर आ गया। नॉट ऑल, बट सम डिजायरेबल जो आया, कुछ आपको नया करेक्टर जिस जो आपको चाहिए था, वो म्यूटेशन से आएगा। नया करेक्टर कहाँ से आएगा? म्यूटेशन से आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा नया तरीका। करेक्टर हम अपनी मर्जी का तो बना ही नहीं सकते। यहाँ पे भी जो म्यूटेशन से बन रहा हो, मेरी मर्जी का करेक्टर नहीं बन रहा। अगर मैं सोचूं कि भाई इंसान के अंदर जो है कुछ नया टाइप का करेक्टर बन जाए, है ना, कहीं कोई कभी कभार होती है ना आपको इच्छा है, बोले अरे यार कितना बढ़िया होता है, एक आंख और होती है पीछे, पीछे का भी दिखता रहता है, सीटिंग करने में भी आसानी रहती है, या पीछे से कोई आ रहा है हमला करने, वो भी दिख जाता है, या कोई गाड़ी पीछे से आ रही है तो वो भी दिख जाती है, तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। तो हमारा डिजायर है म्यूटेशन से शायद हो जाए, तो आप म्यूटेशन करते जाओ। कर सकते हैं क्या? इंसान के ऊपर एक्सरे वैक्सरे या गामा रेज या कोई और टाइप का म्यूटेशन डाल के हम, रेडिएशन डाल के म्यूटेशन करते हैं। इंसान इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल टूल, लेकिन प्लांट सीड कैन बी। तो आपने क्या किया, सीड लिए एंड यू ट्राई टू इंड्यूस म्यूटेशन, and some of those seeds may develop some of the good character, not this, particularly this character, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको इवेल्युएट करना है, तो वो इवेल्युएट को यहाँ पे स्क्रीनिंग लिखा है, स्क्रीनिंग द प्लांट मटेरियल फॉर रेजिस्टेंस समटाइम लीड टू द डिजायरेबल जीन, नॉट नेसेसरली रेजिस्टेंस का जीन, कोई सा भी हो सकता है। कुछ एक अच्छा करेक्टर आया तो आप उसको रख लीजिए, नहीं तो फेंक दीजिए, ठीक है। प्लांट्स हैविंग these desirable character are then either be multiplied directly or used in breeding। अगर एक अच्छा करेक्टर है बाकी नहीं आया है, कुछ नया करेक्टर आया है, तो आप इसको ब्रीडिंग के लिए ये ले लीजिए, इसको फिर आप दूसरे डिजायरेबल करेक्टर वाले प्लांट के साथ में क्रॉस कर दीजिए, कहीं ना कहीं तो कुछ ना अच्छा करेक्टर बन ही सकेगा, इसका करेक्टर दूसरे में जाएंगे तो अदर ब्रीडिंग मेथड्स दैट आर यूज्ड इन सिलेक्शन अमंग द सोमा क्लोनल वेराइटीज एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन तो आप जानते ही हैं, सडन अपीयरेंस ऑफ ए इनहेरिटेबल करेक्टर, अचानक से कोई था नहीं उस प्लांट के अंदर, ऐसा कोई करेक्टर ही नहीं था वायरस का, रेजिस्टेंस का, और आपने उसको इंड्यूस म्यूटेशन किया और अचानक से एक प्लांट ऐसा हो गया कि आप उसको वायरस देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मैंने आपसे पहले कहा कि एक्सपेरिमेंट आप प्लांट में कर सकते हैं, क्योंकि कोई प्लांट आपके अगेंस्ट केस नहीं कर देगा, है ना, कोई प्लांट आपसे क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर भी मैंने आपसे ये कहा कि ये सारी कंडीशन कब होगी, ये कोई फार्मर नहीं कर रहा है, ये लेबोरेटरीज में होंगी, एंड उस लेबोरेटरीज के अंदर जो अनडिजायरेबल प्लांट आए हैं उनको उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, सो दैट बाई चांस भी ये सीड जो है, ये प्लांट उग करके इसके जीन जो है वो गलत सलत वाली जीन जाके किसी और प्लांट को खराब नहीं करते। समझ रहे हैं ना आप? देखिए म्यूटेशन इज ओनली ए तुक्का, म्यूटेशन कैन अकर, म्यूटेशन कैन नॉट अकर, पहली बात।
म्यूटेशन हुए हैं मान लीजिए, नहीं हुए तो बहुत ही बढ़िया है, हो गए हैं मान लीजिए तो वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया है, बुरा हो गया वो भी सादा बुरा हुआ, उससे कोई प्लांट की हाइट कम हो गई या प्लांट का सीड का कलर चेंज हो गया या फ्लावर का कलर चेंज हो गया, नो प्रॉब्लम। बट अगर उसके अंदर कुछ नया ऐसा खराब खतरनाक करेक्टर आ गया, जैसे उसमें कुछ ऐसा केमिकल बन गया है कि उसको खाने पे जो है जान जा सकती है या कुछ और तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जिक रेस्पॉन्स हो सकते हैं, समथिंग एल्स, देन इट शुड बी इमीडिएटली डिस्ट्रॉयड। नहीं तो ये अगर उसका एक सीड भी बाहर चला गया, बर्ड उठा के ले गए और वो आगे से आगे ग्रो करता चला गया, तो एक टाइम विल कम व्हेन इट मे रीच इनटू द ह्यूमन इकोसिस्टम एंड देन इट मे बी वेरी डेंजरस। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये म्यूटेशन, ये जो चीजें हैं ये केवल रिस्क वाले हैं, इनको हमको काफी कंट्रोल्ड कंडीशन में करना होगा। यू कैन नॉट डू इट इन द फील्ड। हाइब्रिडाइजेशन आप फील्ड में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास में सिलेक्टेड वेराइटीज है, आपको मालूम है कि यही होगा ज्यादा से ज्यादा, नया करेक्टर नहीं आ रहा, नया करेक्टर नहीं आ रहा। वहां आपके पास एश्योर्ड हो आपके भी ये 5 करेक्टर है या 3 करेक्टर है, वो दूसरे के अंदर ये 3 करेक्टर है, इन्हीं का होगा जो भी है। लेकिन म्यूटेशन में एक नया करेक्टर बन सकता है। नाउ यू कैन नॉट स्क्रीन ऑल द करेक्टर्स। आप पता चले सीड में केवल आप ये देख रहे हैं कि भाई वो वायरस के लिए रेजिस्टेंस हुआ है या फंगाई के लिए रेजिस्टेंट हुआ है कि नहीं हुआ, बट इट हैज डेवलप सम केमिकल in its seed which may on consumption it may cause allergy or it may cause disease or it may hamper our metabolic pathway or it may kill us। फिर क्या होगा? किसी कंपनी ने मान लीजिए इसको इतना स्क्रीन उन चीजों को स्क्रीन नहीं किया और बेच दिया बाजार में लार्ज नंबर में सीड प्रोड्यूस करके, तो फिर तो कईयों की जान जा सकती है ना। इसलिए म्यूटेशन ब्रीडिंग जो है वो दिखने में बड़ा अच्छा है, छोटा सा पैराग्राफ दिया है इतना सा, लेकिन इसके रिस्क बहुत ज्यादा है। सो इट हैज टू बी डन अंडर वेरी हाई प्रेसिशन, और जितने सीड्स इसमें होंगे उनको बहुत अच्छे से स्क्रीन करना पड़ेगा फॉर ऑल इट्स प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, तो म्यूटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेराइटीज ऑफ सीरियल थ्रू created through changes in the base sequence within genes। ठीक है, चैप्टर 5 में अपन ने पढ़ा है कि नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस होती है, वो डिसाइड करती है कि जीन क्या होगी। तो अगर उसके अंदर कुछ भी चेंज हो जाता है, जैसे नॉर्मल आरबीसी था वो सिकल सेल आरबीसी हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ वन नाइट्रोजन बेस्ड चेंज, ऐसे कोई फायदेमंद भी बन सकता है। सम गुड करेक्टर कैन ऑल्सो बी फॉर्म। ठीक है, रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू करेक्टर or the trait which are not found in the parental type. It is possible to induce mutation artificially through these chemical through use of certain chemicals or radiation like gamma radiation। ठीक है, the selection and using of the plant that have desirable character as a source breeding, this process is called mutation breeding। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग या इंड्यूस म्यूटेशन, ठीक है, आप इनको अलग अलग नाम से जानेंगे, मतलब यही है। अब म्यूटेशन ब्रीडिंग से हमको कुछ अच्छी वेराइटीज मिली है, इक्का दुक्का, उनके नाम यहाँ पे दिए। एक मूंग बीन, मूंग की दाल जो होती है, रेजिस्टेंट टू द येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्टओवर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। ये पहले नहीं मिलता था किसी प्लांट, जितने भी प्लांट हमारे पास अवेलेबल थे किसी को भी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता था, या that is yellow mosaic and virus and powdery mildew। ठीक है, उसके बाद हमने म्यूटेशन करके कुछ ऐसा प्लांट डेवलप करा जिस जो रेजिस्टेंट है। सेवरल वाइल्ड वेराइटीज ऑफ द डिफरेंट कल्टिवेबल स्पीशीज ऑफ द प्लांट हैव बीन शोन to have certain resistant characteristics that have very low yield। रेजिस्टेंट तो बहुत अच्छा हो सकता है बट यील्ड उनकी खराब कम हो सकती है, तो इनको हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। हेंस देयर इज अ नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द रेजिस्टेंट जीन इनटू हाई यील्डिंग कल्टिवेबल वेराइटीज। तो एक प्लांट है आपके पास में वो यील्ड अच्छा दे रहा है, दूसरा प्लांट है वो रेजिस्टेंट है लेकिन यील्ड कम है, आप इनको हाइब्रिडाइज कर दीजिए। सो इसका रेजिस्टेंस का करेक्टर यील्ड वाले प्लांट में चल जाए, या इसका यील्ड का करेक्टर इस रेजिस्टेंट वाले प्लांट में चल जाए, एंड मोस्ट ऑफ द करेक्टर जो है डिजायरेबल हो जाए, अपनी पसंद का हो जाए। तो ये यहाँ पे आप मतलब केवल म्यूटेशन करने से सारे अच्छे करेक्टर नहीं आ जाएंगे, वो एक करेक्टर डेवलप हुआ बाकी बेकार ही है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द येलो मोजाइक वायरस इन भिंडी, भिंडी को क्या कहते हैं यह नाम देख लीजिए, एबेलमोस्कस एस्केलेंटस। ठीक है, वैसे क्या कहते हैं भिंडी को सादा भाषा में, लेडी फिंगर तो वैसे ही कहते हैं, स्लैंग है वो तो, अदरवाइज उसका नाम होता ओकरा।
ठीक है, was introduced from the wild species and resulted in new variety called Abelmuscus esculentus, और उसका नाम हमने रखा मतलब प्रभात क्रांति। क्या बात है, प्रभात क्रांति, प्रभात कहते हैं सुबह को, तो सुबह सुबह क्रांति आ जाए भिंडी खा के। चलिए भैया बढ़िया है। All the above examples involve sources of the resistant gene that are in the same crop species. अभी हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भैया हमने मटर का चवले के साथ में क्रॉस कर दिया। अभी हम जो क्रॉस कर रहे थे वो विद इन द सेम स्पीशीज कर रहे थे, तो वो केवल वेराइटीज अलग थी, स्पीशीज सेम थे। तो अभी क्या, all the above examples involve sources of the resistant gene that are in the same crop species which has to be bred for disease resistance or in the related with the wild species. Transfer of resistant gene is achieved by sexual hybridization between the target and some source plant followed by selection. तो interspecific hybridization भी हम करेंगे in the next class. आज की क्लास यहीं तक। Plant breeding for developing resistant in the insect pest. और कितना बचा है, हो जाएगा ना कल की क्लास में आई थिंक। हाँ, so tomorrow's class I think this chapter should be over. शुरू का पार्ट अच्छा था, यहाँ का भी थियोरेटिकल पार्ट अच्छा है, यहाँ जहाँ तक ये वेराइटीज के नाम याद करना मुश्किल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यंग हैं, आप लोग जल्दी से याद कर पाएंगे।